जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैं अपना जो लेसन है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने लिटरेचर पढ़ लिया है, उसमें से आपको आई आई होप कि आपको 40-50% चीज़ों की समझ भी आ गई होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है मैं आपको आज यहाँ पे बताता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ concept that appeared for the first time in 1987 when the publication of Brundtland report warning of the negative environmental consequences of economic growth and globalization, which tried to find possible solutions to the problem caused by industrialization and population growth. Population growth, ओवर पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन डेफिनेटली ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। नीड्स बढ़ रही हैं, डिमांड्स बढ़ रही हैं। जो है वो लाइफ, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, इंसान की ज़रूरियात उसी तरीके से बढ़ जाती हैं, और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन भी उसमें आ जाता है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन की ओवर पॉपुलेशन से, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, तेज़ी से पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी वजह से जो है वो नीड्स बढ़ रही हैं, और नीड्स बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सारा कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बट इसके साइड पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर इस सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो बैड कंसिक्वेंसेस हैं वो एनवायरनमेंट पे असरअंदाज भी हो रहे हैं। उसकी वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, या पॉलिसी मेकर्स हैं, या अदर एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे दुनिया में वरीड हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो ये इस इस सारी एफर्ट के साथ साथ हमें अपने माहौल का भी ख्याल करना है, और अपने अपने हमारे माहौल के अंदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एहतियात से उनको डैमेज भी नहीं करना, और उन रिसोर्सेज को हमने और अच्छे तरीके से यूज़ करना है, ताकि वो रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए हमारी अगली जनरेशन के लिए। ठीक है, हमने सेल्फिश नहीं होना। वी शुड नॉट बी सेल्फिश कि जी ये नेचुरल अगर रिसोर्स अगर हमारे पास है, नेचुरल रिसोर्स में जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें पानी आ जाता है, जिसमें हमारी सॉयल है, हमारी फॉरेस्ट है, हमारी जो है वो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और बहुत सारे जो जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। हम इतने सेल्फिश नहीं हमें होना चाहिए कि हम खुद सिर्फ अपना ही सोचें कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है हमने आज ही इस्तेमाल करके ख़त्म कर देना है। हम ऐसा नहीं सोचेंगे। हम इसको पॉजिटिव वे में इसको बचा के, अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा के रखेंगे, और हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, महफूज करेंगे, और उस उसकी बेस पे हमें फ़ायदा होगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस महफूज किए हुए नेचुरल रिसोर्स से फ़ायदा उठा सकेगी। तो उसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल है वो वाटर की एग्जांपल मैं देता हूँ कॉमनली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हम कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, तो हमने अपने नेचुरल रिसोर्स को, जिसमें वाटर, ग्राउंड वाटर फॉर एग्जांपल अगर है, तो ग्राउंड वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हमने उसको प्रिजर्व करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड वाटर जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन उसकी हो चुकी है, वो बहुत एक्सेसिवली यूज़ हो चुका है, और बहुत सारे इस रीजन में
बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत डीप जा चुका है, और कई जगहों पे वेल्स जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। तो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। तो अब जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत डाउन है, उन एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनके लिए तो आज की जो पॉपुलेशन है उनके लिए तो वो तो दे कैन नॉट थिंक, दे कैन नॉट प्लान फॉर एनीथिंग, एनीथिंग फॉर देयर कमिंग जनरेशन। वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उनका ऑलरेडी रिसोर्स जो है वो डिप्लीट हो चुका है, या वो उसका मतलब इस्तेमाल हो चुका है। तो इसलिए आज अगर हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है तो हमने उसको केयरफुली यूज़ करना है, उसको इस तरीके के साथ यूज़ करना है कि वो एक तो डैमेज भी ना हो, और दूसरा कम यूज़ हो, ओवर यूज़ भी ना हो, और उसके अलावा वो बचा भी रह जाए हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये सारी जो प्लानिंग है, ये सारी जो थिंकिंग है, या ये सारी जो स्ट्रेटजी है जिसके साथ आप ये सारा कुछ करेंगे, जिसमें आप अपने नेचुरल रिसोर्स को महफूज भी रखेंगे और कम से कम इस्तेमाल भी करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे, और उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए महफूज भी करेंगे, तो इसको हम इस सारी स्ट्रेटजी को, इस सारी प्लानिंग को, इस सारी डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको, वेरी सिंपल एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ कि एक मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री जो है वो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं कि जो एक मैंगो ट्री है उसकी क्या लाइफ होती है, और वो कितने टाइम में एक छोटे प्लांट से वो बहुत बड़ा ट्री बन जाता है और वो फल देता है। ठीक है। अब मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि उसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 50 से 60 साल होती है, मे बी ज़्यादा हो, तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, क्लियर नहीं पता। तो मैंने सुना ये है कि 50 60 साल तक एक आम का जो दरख्त है वो फल दे सकता है। तो अब आप ज़रा सोचें कि इंसान की एवरेज एज जो है वो तकरीबन 60 साल है, या जो है थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इतने टाइम में इतना लंबा अरसा, अब उस जो आम हम आज खाते हैं एक पेड़ से, वो किसी न किसी ने 60 साल पहले, या 50 साल पहले, या 40 साल पहले किसी न किसी ने तो वो प्लांट, जो उसका प्लांट, छोटा सा प्लांट लगाया ही होगा ना। तो चाहे उसकी आज वो जिंदा है या नहीं जिंदा, लेकिन उसने वो प्लांट लगाया, और उस प्लांट का फल जो है हम लोग आज एक लंबे अरसे के बाद खाते हैं। ठीक है। इसी तरह से आज अगर कोई आप प्लांट लगाएंगे, आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे किसी नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करने की, उसको महफूज करने की, ऑप्टिमम वे में उसको यूज करने की, तो वो उसको प्रिजर्व करने से आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसका, उससे बेनिफिट लेगी। उसका जो यूजेज है, उसका जो फ्रूट है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। हमने अपने नेचुरल रिसोर्स को महफूज करना है, डैमेज नहीं करना, ओवर यूज नहीं करना, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए महफूज रखना है। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट दैट अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1987 विद द पब्लिकेशन ऑफ, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई 1987 में। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा अपीयर हुआ, जिसमें वार्न किया गया कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ग्लोबलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो कि हो रही है पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन से, तो इससे एनवायरनमेंट में नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। हमें इनके बारे में, इसके बारे में सोचना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है। जो प्रॉब्लम इससे कॉज हो रही है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो द बेसिक डेफिनेशन, अगर हम इसको वेरी कंसाइज वे में इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को करें, तो वो ये बनती है: इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन
without compromising the need of future. You just remember current, present, and future uh, needs of present generation and needs of future generation. So it refers to the development strategies to meet the need of present generation without compromising the needs of future. ठीक है? तो जो जो ये सारी बातें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो इसके मेन जो फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो है उसमें ये है एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर अडॉप्ट किया जाएगा तो वो फ्यूचर की जो जनरेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट आज की जनरेशन करेगी और उससे फायदा होगा नेक्स्ट जनरेशन का। ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक फीचर ये भी है रैशनल यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। एक और स्ट्रेटजी सबसे इफेक्टिव जो कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ कि देखें पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के साथ ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड है। ठीक है ना? ओवर पॉपुलेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसको अगर हम पॉपुलेशन को किसी तरीके से कंट्रोल कर ले, कम पॉपुलेशन हो, जो है बर्थ रेट कम हो जाए, तो जो है उससे भी नीड्स डेफिनेटली कंट्रोल होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी जिससे एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर उसको अडॉप्ट किया जाए तो उससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं वो मैं आपको वन बाय वन मेन मेन स्ट्रेटजीज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आपने रिन्यूएबल का लफ्ज़ सुना होगा, नॉन कन्वेंशनल और रीन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं और रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी इसको कहते हैं। इसमें आपका आ जाता है कि रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि आप नेचुरल नेचुरली अवेलेबल हैं आपकी एनवायरनमेंट में, जैसे कि एयर है, और जैसे कि वाटर है, एयर है आपका। इन सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा मैंने नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है? ये देखें, एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग विंड, नॉन कन्वेंशनल रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। विंड से जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी ही है ना। सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या स्मॉल डैम्स लगा के वाटर से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये टाइड्स भी उसमें ही आ जाएंगी ना। ठीक है ना? तो यानी कि हवा से, सूरज की रोशनी से, सनलाइट से और पानी से, ये तीन आपके क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। और ये नेचुरल रिसोर्स ये आपके नॉन कन्वेंशनल है, ये आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है? इसके अलावा थर्मल हीट भी यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल हीट मींस जो इंटरनल, जो अर्थ की, जो आपकी अर्थ की इंटरनल हीट होती है, उससे भी आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोमास, बायोमास दैट कुड आल्सो बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें वेस्ट है, वेस्ट को इंसेनरेशन करके तो फिर उसको उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग विंड, सोलर, स्मॉल हाइड्रो, टाइड्स, जियोथर्मल हीट एंड बायोमास इज
known as non-conventional energy, non-conventionally, or renewable energy. All of these sources are renewable process of एनर्जी जनरेशन एंड डू नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये जो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये एनवायरमेंटली सेफ हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, इससे जो है माहौल की आलूदगी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि जी कोई कोयल कोयला जो है वो, अच्छा चले वो आगे आ जाएगा। अच्छा ये है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज एन इंडिजिनस सोर्स अवेलेबल इन कंसिडरेबल क्वांटिटी इन ऑल। अच्छा इसके बेनिफिट क्या हैं रिन्यूएबल, यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी के जो बेनिफिट वो ये हैं कि कंसिडरेबल अमाउंट में इंडिजिनस का मतलब ये होता है लोकली, एट लोकल लेवल। इंडिजिनस का मतलब ये होता है कि ये लोकल लेवल पे भी अवेलेबल है, जहाँ मतलब इंडिजिनस एनर्जी इज एन इंडिजिनस सोर्स अवेलेबल इन कंसिडरेबल क्वांटिटी टू ऑल डेवलपिंग नेशंस एंड capable in principle of having sufficient local, regional and national economic impact। यानी कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही अवेलेबल है। विंड है या सनलाइट है या वाटर है, तो ये हर जगह पे, हर रीजन में, दुनिया के हर रीजन में अवेलेबल है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हीट जो है लाइट सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा होती है, हवा बहुत तेज़ी से चलती है, तो उन एरियाज में विंड मिल्स लग के तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, और सोलर पैनल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और कई जगह जहाँ पे जो लेक्स हैं या वाटर है, रिवर्स हैं या मतलब जो वाटरफॉल्स हैं, तो उन एरियाज में जो है वो वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो डेफिनेटली इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर आप नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्स से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत अच्छा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देगी इन टर्म्स ऑफ कि आपको हाई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ रही अदर कन्वेंशनल मेथड यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो करने से तो मतलब ये है कि ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट दे रही है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। There is a great scope of research and development in renewable source sectors regarding its future development and scientific utilization। और इसका पोटेंशियल आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा है, और ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और मतलब इस पे काम हो रहा है, इस पे रिसर्च हो रही है, और इसकी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है ये हो रहा है। ठीक है, द पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन रिन्यूएबल डोंट हैव एनी फ्यूल कॉस्ट एंड हेंस नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट। अच्छा, तो जो पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन रिन्यूएबल डोंट हैव एनी फ्यूल कॉस्ट। अच्छा, जो बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस है, कोई शॉप है या कोई रेजिडेंशियल कह लें आप, एक घर है तो मतलब आप अंदाज़ा कर लेना कि जहाँ पे वापडा नहीं है, वापडा सप्लाई लोग नहीं ले रहे, कई बड़े शहरों में ऐसे है कि वहाँ पे जो है सोलर पैनल्स लोगों ने अपने घर की छतों पे लगाए हुए हैं, या अपना बिजनेस की जो मतलब जो बिल्डिंग है जहाँ पे किसी कंपनी का ऑफिस है, तो उन्होंने भी सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो उनको उन जो है वो रनिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। मींस जो वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं वो नेचुरल सोर्स से उनको मिल रही है, वो
उनके पास वापडा की सप्लाई नहीं है, दे आर नॉट यूजिंग वापडा सप्लाई। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वो चला रहे हैं वो सोलर पैनल से उनको मिल रही है, और उसके लिए उसका उसका उनको पे नहीं कुछ भी करना पड़ रहा। ठीक है ना। तो देर रनिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि उस बिजनेस को रन करने में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, वो इलेक्ट्रिक उसको रन करने की जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम हो जाती है कि आप नेचुरल सोर्स से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को गेन कर रहे हैं, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है ना। क्योंकि अगर वापडा की सर्विस हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट। और जब आपके पास ऑलरेडी एक, ऑल्दो सोलर सिस्टम को बनाने के लिए एक दफ़ा का एक्सपेंस होता तो है, बेसिक एक्सपेंस होता है, लेकिन वो एक दफ़ा एक्सपेंस करने के बाद यू विल बी फाइन। आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एक्सपेंस पे नहीं करना पड़ता। ठीक है। डोंट, फ्यूल कॉस्ट देखे ना, एनी फ्यूल कॉस्ट नहीं है। फ्यूल कॉस्ट जो वापडा आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, वो उसमें बहुत सारा फ्यूल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर वापडा के अलावा जो आपको जनरेटर चलाना पड़ जाए लाइट बंद की सूरत में, या जब लाइट नहीं है, तो उसमें भी आपका फ्यूल कॉस्ट है, देन यू विल गेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल बर्न होगा उस जनरेटर में और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो उस सूरत में आपको यू हैव टू पे द कॉस्ट। ठीक है। और बट इफ यू हैव अ रिन्यूएबल बेस्ड पावर प्लांट, तो देन यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एज अ रनिंग कॉस्ट। ठीक होगी बात। I think this is simple. Or renewable, having low energy density and more less or less, there is no pollution and ecological balance problem। यानी कि ये जो है रिन्यूएबल जो होता है, प्रोवाइड एनर्जी एनवायरमेंटल जेंटल मैनर, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज नहीं करते। यहाँ पे मैंने नीचे एनर्जी डेंसिटी का लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ गिवन मास। ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी डेंसिटी, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो रिन्यूएबल हैज लो एनर्जी डेंसिटी। जो रिन्यूएबल सोर्स है, मैं यहाँ पे सोर्स लिखूंगा, हैज लो एनर्जी डेंसिटी। उसकी जो रिन्यूएबल सोर्स इसमें वाटर है, एयर है, और आपका लाइट है, हैज लो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ गिवन मास। उसके अंदर जो है एनर्जी वो कम है। ठीक है। एंड मोर और लेस देयर इज नो पोल्यूशन और इकोलॉजिकल बैलेंस प्रॉब्लम, पोल्यूशन नहीं उससे होती। ठीक है। प्रोवाइड एनर्जी इज एनवायरमेंटली जेंटल मैनर। ठीक है। द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी could help to conserve foreign exchange and generate local employment if conservation technologies are designed, manufactured, assembled, and installed locally। कंजर्व का मतलब आप यहाँ पे ऐसे समझ लें कि रिड्यूस। ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्व दिस द यूज ऑफ कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज एंड जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी आर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज आर डिजाइन। Let me think again. The use of conventional renewable energy could help to uh, conserve foreign exchange and generate local employment। जी, इसमें इस तरह से है कि अगर हम लोकल, आई मीन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं, तो ये हेल्प हमें करेगा कि हम अपनी
जो है टेक्नोलॉजीज को जो कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज को हम यहीं पे डिज़ाइन करें, टेक्नोलॉजीज को यहीं पे डिज़ाइन लोकली डिज़ाइन करें, मैन्युफैक्चर करें, असेंबल करें और इंस्टॉल करें। मतलब हमें फौरन से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं हो, हम जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट और हमारे लोगों को उससे रोज़गार मिले। ठीक है, अगर हम इसको प्रमोट करेंगे अपने मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी को, तो उससे जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आएगी, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें बाहर से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहीं पे जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल की बात करें तो इसमें कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज आर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें हम ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं सोलर पैनल फॉर एग्जांपल। इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं, सोलर पैनल फॉर एग्जांपल। सोलर पैनल जो है वो यहाँ से यही हमारे पाकिस्तान में ही अगर डिज़ाइन हो, उसके जो पार्ट्स हैं यहीं पे मैन्युफैक्चर हो और यहीं पे असेंबल्ड का मतलब ये होगा कि जोड़ना जोड़ना उनके पार्ट्स को आपस में जोड़ना और वर्किंग कंडीशन में लेके आना। मैन्युफैक्चर का मतलब ये है कि उनके पार्ट्स को यहाँ पे बनाना, उनका डिज़ाइन करना। ठीक है, सोलर पैनल मैंने एक एग्जांपल दी है, तो इसके अलावा विंड मिल भी हो सकती है और और विंड मिल भी हो सकती है, जो कि बाहर से हम लेके आते हैं। आजकल हम बाहर से, मतलब पिछले टाइम में भी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे ये चीज़ें। ठीक है, सोलर पैनल्स हो गए या विंड मिल्स हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनको यहाँ पे लोकली डिज़ाइन किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, असेंबल किया जाए, देन इंस्टॉल किया जाए, तो उससे हम फ़ायदा ये होगा, हमें हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको रोज़गार मिलेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एडवांटेजेस में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। उनके बेनिफिट्स में ये एक बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर हम ये टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे डिज़ाइन करें, मैन्युफैक्चर करें, असेंबल करें और इंस्टॉल करें, तो उससे हमें हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो पीपल हैं अनएम्प्लॉयड है, उनको रोज़गार मिलेगा। वी हैव टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन सिस्टम्स या फॉरेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो लास्ट वाला जो बेनिफिट है इसका सस्टेनेबल सॉरी यूजिंग नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल सोर्सेज का, वो है लो इन्वेस्टमेंट। इस पे इन्वेस्टमेंट भी लो ही होती है। ठीक है, अच्छा ये था नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जहाँ पे इसकी बात आई वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इफ़ यू वांट टू take up the concept of sustainable development, you this use of non-conventional or renewable sources of energy is the one of the strategies you will adopt. ठीक है, नेक्स्ट है encouraging the use of cleaner fuel. Cleaner fuel, this is also a term used in sustainable development, जिसमें cleaner fuel, this is very common, you can say, term which is used, cleaner fuels के बारे में मैंने नीचे आपको थोड़ा सा डिटेल में
बताया है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है। क्लीनर फ्यूल्स जो हैं, दीज आर कैटेगराइज्ड एज बायोफ्यूल्स, इनको बायोफ्यूल्स भी कहते हैं। क्लीनर फ्यूल्स जो है ना, इनको बायोफ्यूल्स भी कहते हैं, विच आर कॉमनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन अराउंड द वर्ल्ड। देखें, हम जो कॉमनली यूज करते हैं अपनी व्हीकल्स में, अपने गाड़ियों में, बाइक्स में, बसेस में, ट्रक्स में, वो डीजल है या हमारे पास पेट्रोल है, तो जिससे पोल्यूशन कॉज हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। तो मैं मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने से मतलब हम ऐसा कोई अल्टरनेटिव ढूंढें, या हम कोई ऐसा क्लीनर फ्यूल ढूंढें जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, बट ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस हमारा फुलफिल होता जाए, यानी हम ट्रांसपोर्टेशन ना हमारी रुके, हम पेट्रोल और डीजल की जगह पे किसी और चीज़ को यूज़ करें। फॉर इंस्टेंस, ethanol, biogas, LPG, and CNG. These are the examples of cleaner fuels. ठीक है? तो एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल और डीजल ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत पोल्यूशन कॉज करती हैं, जो एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट में एक हैजर्ड है। ठीक है? उसकी जगह पे हम अपने व्हीकल्स में, कार्स में, बसेस में, बाइक्स में जो है वो, बाइक्स तो नहीं, खैर मैं कहूँगा बाइक्स तो जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से भी चल सकती हैं। तो एथनॉल जो है यूज़ होता है, बायोगैस यूज़ होती है, एलपीजी यूज़ होती है, एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ होती है। ठीक है? बायोफ्यूल्स। ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन का बेस है बायोफ्यूल्स। क्लीनर जो है वो फ्यूल्स की तरफ आना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करना है, तो देन यू हैव टू इनकरेज द यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल्स को आपने प्रमोट करना है, और क्लीनर फ्यूल्स जो है उनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में, तो लकड़ियाँ जला के तो जो है वो कुकिंग भी की जाती है। कई जगहों पे लकड़ियों को जलाया जाता है हीट लेने के लिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो रही है। ठीक है? तो कुकिंग के लिए फॉर एग्जांपल एलपीजी यूज़ करने का कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न है, और वो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके अलावा स्मॉल सेटिंग स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स मीन वही जो छोटे छोटे डैम बना लिए जाए, वाटर को प्रिजर्व कर लिया जाए, और फिर उस वाटर से जो है वो स्मॉल लेवल पे आप वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं एक जगह पे, पॉन्ड बना सकते हैं, और फिर उसको डैम की शक्ल में भी, छोटा सा डैम की शक्ल में भी बनाया जा सकता है। तो उससे ये है कि छोटे छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल एक टाउन है, अब अब बड़े शहरों में कुछ जगहों पे जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो सोलर पैनल से की जा रही है, और सोलर पैनल से स्पेसिफिक कॉलोनीज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। वहाँ पे वापडा की सप्लाई नहीं हुई, तो वहाँ पे सोलर पैनल की लगा के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, और वहीं से उस पूरी कॉलोनी को या उस रेजिडेंशियल एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी उस स्पेसिफिक एरिया को प्रोवाइड करने के लिए आप स्मॉल डैम्स बना सकते हैं, और उन स्मॉल डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और वो भी that could be one step or strategy for sustainable development। और ट्रेडिशनल नॉलेज को और प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए,
मॉडर्न सिंथेटिक मेडिसिन लेने की बजाय अगर किसी डिजीज़ को हर्बल वे में हर्बल मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, यानी हर्बल मेडिसिन या हर्बल वे में उसको डिजीज़ को ट्रीट भी किया जाना चाहिए। ठीक है, उस इस प्रैक्टिस को प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉडर्न और यू कैन से सिंथेटिक मेडिसिन मेडिसिन्स को यूज़ करने की बजाय जो है वो आप ट्रेडिशनल मतलब आप हर्बल जो है वो ट्रीटमेंट को प्रमोट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बायो कंपोस्टिंग, बायो कंपोस्टिंग ये आपने इसके बारे में आपने सुना होगा। बायो कंपोस्टिंग क्या होती है? बायो कंपोस्टिंग, बायो कंपोस्टिंग दिस इज बेसिकली रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इनटू मैन्योर, रिसाइकलिंग ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इनटू मैन्योर। जब आप वेस्ट को, एनिमल वेस्ट को आप जो मैन्योर मींस गोबर से जो खाद बनती है उसको हम बायो कंपोस्टिंग कह सकते हैं, बायो कंपोस्ट कह सकते हैं। जब गोबर जो होता है, जानवरों का जो गोबर होता है, उससे जो है वो खाद बनाई जा सकती है। आप लोग तो मुझसे बेहतर समझते होंगे, आप लोग इस एरिया, रूरल एरिया में भी कुछ लोग रहते हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। द बायो कंपोस्ट मीन्स प्लांट मटेरियल दैट हैज़ बीन डीकम्पोज्ड एंड रिसाइकल्ड एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, प्लांट मटेरियल जब डीकम्पोज हो जाता है तो वो एक दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, या उसको मेन्योर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखें जब जो है एक ट्री है तो ट्री जो है वो स्प्रिंग और ऑटम, जब ऑटम आता है तो उसके जो लीव्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो ब्राउन हो जाते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं, और वही लीव्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होके फर्टिलाइजर बन जाते हैं उसी सॉइल का। ठीक है, जिसमें वो ट्री लगा हुआ है। ठीक है, बायो कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एज अ की इंग्रेडिएंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो बायो कंपोस्ट जो है बहुत अच्छा एक इन कंपोनेंट समझा जाता है व्हेन यू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस biocomposting is done by simply piling up waste in the field or any outside place and then leave it undistributed for a year or more। ठीक है, तो यानी कि एनिमल वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है एंड और उसको एग्रीकल्चर फील्ड में पायल अप कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है उस पूरे एग्रीकल्चर लैंड में जहाँ पे क्रॉपिंग करनी हो या जहाँ पे फार्मिंग करनी हो, तो वहाँ पे उसको डंप कर दिया जाता है और उसको पड़ा रहने दिया जाता है साल या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। और उससे वो जो वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में, या एज एज ए दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस सारे प्रोसेस को बायो कंपोस्टिंग कहेंगे, जिसमें हम वेस्ट से मैन्योर बना लेते हैं। और बायो कंपोस्ट जो है वो एक फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, तो वी शुड प्रैक्टिस दीज इन आवर एग्रीकल्चर। बायो कंपोस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए, और बायो कंपोस्टिंग प्रमोट करने से हमारा एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा, हमारे एनवायरनमेंट में जो है क्या कहना चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होगी। और जो है दिस इज वन ऑफ द वे टूवर्ड्स अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करने में ये एक
वे है। ठीक है, तो बायोकम्पोस्टिंग हो गया। बायोकम्पोस्टिंग के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो आपका, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड ये जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स in natural ways. This process involves the use of biological material, avoiding synthetic substances to maintain soil fertility and ecological balance, thereby minimizing pollution and waste. ठीक होगी बात। तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो आप बायो कंपोस्टिंग के बाद जब उसके अंदर आप जो है वो फार्मिंग करते हैं या प्लांटेशन करते हैं, वेजिटेशन ग्रो करते हैं, तो वो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। ठीक है। अच्छा चलें, इसके बाद ये है अवेयरनेस प्रोग्राम। और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस प्रोग्राम जनरल पब्लिक में अवेयरनेस इन सारी चीज़ों की, कि हमने माहौल को बचाना है, हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को महफूज रखना है, प्रिजर्व रखना है, और अगली जनरेशन के लिए इनको सेव करके रखना है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सारी स्ट्रेटजीज हैं इसके रिलेटेड, हमने अपनी जनरल पब्लिक को, स्मॉल किड से लेके बड़े अडल्ट तक, एक्सपर्ट, हर तरह के फील्ड के एक्सपर्ट को भी सारा गाइड करना है, बताना है कि हमने एनवायरनमेंट को ऑलवेज प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके लिए हम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम जो है बच्चों के जो है एजुकेशन सिलेबस में एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिकली रिलेटेड हम रख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको शुरू से ही अवेयरनेस दे सकते हैं कि किस तरह से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है। और इको फ्रेंडली, लॉन्चिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ऑलवेज यूज़ करना चाहिए। तो जिस जैसा कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते, चाहे वो 10 साल 15 साल पड़े रहे एनवायरनमेंट में। तो हमें वो प्रोडक्ट्स या वो आइटम्स यूज़ करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, पॉलीथीन बैग को जिसको शॉपर कहते हैं उसको हम कम से कम यूज़ करें, उससे हमारा एनवायरनमेंट महफूज रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, आगे है आपका मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये आपका मेजर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।